अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। ईरान और अमेरिका के माबैन जारी मुज़ाकरात खटाई में बढ़ते दिखाई देते हैं। गुज़श्ता दो दिनों से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है और रद्दअमल में ईरान बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है। ये ऐसे महसूस होता है कि शायद अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद के जनाजा होने का इंतज़ार कर रहा था कि इधर जनाजा हो और उधर अमेरिका ने अटैक करना शुरू कर दिया। और साथ ही ईरान के साथ किया गया MOU भी एक तरफा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म करते हुए ईरानी तेल के फ़रोख्त की इजाज़त देने का लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया। इधर अमेरिका ने सब कुछ किया और उधर इजराइल भी तैयार हो गया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि हम अलर्ट पर हैं, जैसे ही हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलेगी अमेरिकी फ़ौज के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर देंगे। पाकिस्तान, जिसने मशरिक़ वस्ता को जंग का ईंधन बनने से रोकने के लिए मुज़ाकरात कराए, वो फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त करने के साथ साथ दोनों ममालिक को MOUs का पाबंद रहने की भी तलकीन कर रहे हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका अमन मुआहदा करने के लिए संजीदा है और क्या इजराइल इस खत्ते में अमन की कोशिशें कामयाब होने भी देगा। और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान की सालसी में अमन कायम होने के माहदे को कामयाब होने से रोकना कौन चाहता है। इस पर बात करेंगे। हमें पैनल पर ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब और सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट आमिर रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, लेट्स स्टार्ट विद द एपिक्स कमेटी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे माहौल में कि जब पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी कोशिशें और काविशें और अचीवमेंट्स को कन्वर्ट करना चाह रहा है इनटू इकनॉमिक जोन ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, उसमें एक चीज़ आड़े आती है और वो है दहशतगर्दी का अंसर। उसको हम बहुत अरसे से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म भी जब आज पहुँचे हैं कोयटा एपिक्स कमेटी का जो भी इजलास हुआ है उसमें उन्होंने बताया है बाकायदा तौर पे कि कैसे अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और भारत की मिली भगत के साथ क्या हम कामयाब हो भी पाएंगे। आर वी क्लोज टू दी एंड कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें। कई दफा कामयाबी भी हुई, कोशिश भी हुई और इक्तिसादी तरक्की के लिहाज से बलूचिस्तान में काम भी शुरू हुआ। लेकिन जाहिर है कि जो इस तरक्की के दुश्मन है उसमें दोस्त नुमा दुश्मन भी हैं और उसमें दुश्मन भी है। कल DGISPR ने इंडिया का बराह रास्त नाम लेके कहा और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे मशरकी हमसाये से पैसे भी दिए जा रहे हैं और असला भी और सारी तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग के लिए काम हो रहा है। अब प्रॉक्सी वार जल रही है। जाहिर है इंडिया को जो मार पड़ी बुनियाद मरसूस में मार का हक में और फिर उसके बाद सिफारती सतह पे जिस कदर पाकिस्तान कामयाब हुआ तो वो ठंडे पेटों तो नहीं ना बर्दाश्त कर रहा। तो वो तो पहले भी ईरान के रास्ते कुलभूषण यादव के तवस्सुत से और इस किस्म के अदाकारों के जरिए ये काम करता रहा। दुनिया नहीं मानती थी, पहलगाम के बाद मानने लग गई। अब जब हमारा सिफारती सतह पे डंका बजा तो वो परेशानी जाहिर है मोदी सरकार को, गोदी मीडिया को, सबको हुई। तो वो ज्यादा जोर लगा के कि भाई अगर हम सामने से जंग नहीं जीत सकते तो हम ये प्रॉक्सी वार करें। तो ये अपने उरूज पे इन दिनों में इसलिए आई कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम बना दुनिया में और वो तबाह करने के लिए पूरा जोर। इसराइल और इंडिया तो एक है। हमने हर जंग में देखा है कि इसराइल यहाँ मौजूद होता है, इंडिया में आके इस दफा भी ड्रोन भी, टेक्नीशियन भी, पायलट सब वहां मौजूद थे मई में जब उन्होंने पिछले साल हम पे हमला किया। और इसराइली ड्रोन्स तो पाकिस्तान की सरजमीन पे भी आए और हमने उनको न्यूट्रलाइज भी किया। उनको जाहिर है फिर जो सिस्टम होता है वो चेक करने का वो भी हो गया हुआ है सारा कुछ। लेकिन दोनों बर्दाश्त नहीं कर रहे कि एक तरफ इसराइल ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी, जो अब पता नहीं हम अगले मरहले में बात करेंगे कि वो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दे, अरब और अजम की लड़ाई जो है उसको दोबारा से शुरू करा दे। तो और वो इसमें किसी हद तक नजर आ रहा है कि कुछ कामयाबियां दोबारा लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ फील्ड मार्शल बैठे हैं, वहाँ हमारे कोर कमांडर हैं, DGI हैं, बाकी सारे अहम इदारों के सरबराह बैठे हुए हैं, पूरी पॉलिटिकल फोर्स बैठी है। अब वही बात इशू है कि जी आप हमें लोग सवाल करते हैं कि जी आप कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये आ जाते हैं। मैंने इतनी लंबी तमीद इसलिए बांधी कि आ तो वो रहे हैं और जाहिर है कि उनको फुल एनर्जी के साथ जो तालिबान रजीम है वो सपोर्ट कर रही है। पैसा असलाहात दुनिया के वो ममालिक दे रहे हैं जो पाकिस्तान को इस जगह पे नहीं देखना चाहते। ना वो बंदरगाह देखना चाहते हैं गवादर की, ना वो कराची की, बदअमनी का शिकार करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी बहरहाल फोर्सेस को, हुकूमत को, रियासत को बड़ा ठीक ठाक किस्म की एक नई लड़ाई लड़नी है और फौरी लड़नी है। और मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान में तो ठीक ठाक किस्म का आजकल में हमारा जवाब जाएगा।
ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो हरकत करने पर मजबूर कर रहा है, यानी कि अफगानिस्तान जो मुसलसल कर रहा है छेड़छाड़, हमने पहले भी जवाब दिया था चिश्ती साहब, और फिर बड़ा भरपूर जवाब दिया था, फिर खामोशी हो जाती है, फिर अमन का वो क्या कहते हैं परचम भी लहरा दिया जाता है. बट माई क्वेश्चन टू यू इज के हाउ वी गोना सेटल इट डाउन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के टर्क्स और कुर्द के दरमियान में जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है मेजर लार्ज स्केल पर, they have overcome as well. वो ज़ाहिर है विद द प्रोसेस के उन्होंने ज़ाहिर पीस टॉक भी की, कुछ इम्प्रिजमेंट्स भी हुई वगैरह वगैरह. जस्ट एन एग्जांपल. तो क्या पाकिस्तान इस तरह का कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है, या फिर जैसे अभी आमिर लियास साहब कह रहे थे कि जवाब देगा यही बनता है? शुक्रिया फिरबा, आपने इनवाइट किया. देखिए, ये बुनियादी तौर पर हमारे में और जो दुनिया में मसाइल हल हुए हैं, इंडोनेशिया का भी मसला हल हुआ, साइप्रस का, बहुत सारी और दुनिया में हल हुए हैं, वहां पे पाकिस्तान नहीं था. और पाकिस्तान का मैं क्यों कह रहा हूं नहीं था, हम एक राइजिंग पावर है, एक एस्टेब्लिश्ड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, एक मोस्ट डायनामिक थ्राइविंग मुसलमान मुल्क है. तो ये सारे जब कॉम्बिनेशन मिलती है तो सिर्फ एक मुल्क, दो मुल्कों के नहीं, बहुत सारे ऐसे मुल्क ऐसे हैं जो पर्दा नशीन हैं, हमें नहीं चाहते कि हम डेवलप करें. और जाहिर है आपने स्किल हमारी देख ली, हमारा रिजॉल्व देख लिया, पिछले साल मई 2025 में हमारी कैपेबिलिटी देख ली, JF-17 थंडर इसको हमने खुद बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब खुद बना लिया. तो मैं सारों को लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डीकैपेसिटेट करने की डिजाइंड किस्म की एफर्ट्स होती हैं. उसके अंदर कोई भी एक एरिया को, एक मुल्क को, एक कॉज को और एक कम से कम इंस्ट्रूमेंट को मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि वो वजह है. यहाँ पे बहुत सारे नाम मैं मीडिया पे ले भी नहीं सकूंगा कि जो ममालिक दिलचस्पी नहीं रखते हमारे डेवलपमेंट के अंदर. हमारी पोर्ट्स क्यों नहीं डेवलप हो पाती, गवादर उस तरह क्यों नहीं स्टैब्लिश हो पाता जिस तरह मिडल ईस्ट के बाकी पोर्ट्स डेवलप होती हैं, इतना ट्रैफिक क्यों नहीं होता. तो जाहिर है जैसे मैंने इशारा किया कि बहुत सारे ममालिक नहीं चाहते, तो एक एलिमेंट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन है. फिर वो प्रॉक्सी वॉर ही एक ऑप्शन बनती है. बॉर्डर पे आके देख लिया, हिंदुस्तान से बड़ा कौन सा नेबर है हमारा जो हमें सबक सिखाने के लिए चढ़ दौड़ेगा. तो हिंदुस्तान था, उसने कोशिश कर देखी. पिछले मई 2025 से पहले कितने रेलेवेंट थे हम दुनिया में, कितनी हमारी क्रेडिबिलिटी थी एज कम्पेयर टू 13 महीने बाद अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. ये बहुत सारे लोगों को तो पाकिस्तान 2025 अप्रैल वाला हजम नहीं हो रहा था, व्हाट टू टॉक ऑफ जुलाई 2026 वाला पाकिस्तान. तो ये एक न्यू फाउंड लीवरेज, एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस है. अब ये जो ताकतें हैं ये साबित करने में लगी हुई हैं कि पाकिस्तान चाहे कंट्रीब्यूट कर लेता है वो, लेकिन वो दो चार इनके जो लीडर हैं, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर, उन्हीं का ये कमाल है. बाकी पाकिस्तान इंस्टेबल है, गवर्नेबल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का. ये हमारे बारे में हमारे दुश्मन इंप्रेशन पैदा करना चाहते हैं ताकि ये कहा जाए कि ये स्टैंड अलोन मुल्क एज अ कंट्री इस वर्थ नहीं है कि इसको वो कमिटी ऑफ नेशन के अंदर मकाम दिया जाए जो इसने अमन लाकर साबित किया है. हम ये साबित कर रहे हैं कि कौम पूरी एक है. चैलेंजेस हो सकते हैं एक्सटर्नल, आपने देखा कितनी पोलराइजेशन थी मई 2025 में, सारी की सारी कौम कैसे इकट्ठी हुई थी. तो दुनिया को ये हजम नहीं हो रहा. अब उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है कि ना आपके राफेल गिरवाने पड़ते हैं, ना आपके S-400 मिसाइल आपको तबाह करवाने पड़ते हैं, ना आपकी बैटरीज और दूसरी चीजों को तबाही होती है, ना प्रेसिडेंट ट्रंप आपको 70 दफा याद कराते हैं कि कितने जहाज गिरे थे. उसके लिए आसान है कि प्रॉक्सी को सपोर्ट करें, थोड़ी सी फंडिंग करें और खुद सेट बैक करें. तो आई थिंक ये वो एक बड़ी बिगर कॉन्स्पिरेसी है. इंडिया से भी ऊपर की बात है, इजराइल फैक्टर है और भी बहुत सारे, जैसे मैंने किया. ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्पॉयलर्स मौजूद है. अच्छा, इजराइल का आपने जिक्र चूंकि कर दिया है, ये तो जरा ढकी चुकी बात भी नहीं रही आमिर साहब, क्योंकि अच्छा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में जाना चाह रही थी. 2008 में अगर याद होगा तो ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी दहशतगर्दी की मुल्क के अंदर, जहाँ पर लाहौर की मार्केट्स, कराची की मार्केट्स, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर में आए रोज़ धमाके होते थे. नो गो एरियाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी. वी जस्ट कंपेयरिंग इट. बहुत लंबा अरसा ज़ैद साहब हमने वी फॉट अगेंस्ट टेररिज्म और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है. नाउ वी वेरी क्लोज. जैसे आमिर लियास साहब ने कहा कि हमने बहुत दफ़ा शिकस्त भी दी है, बट हमेशा फिर थोड़ा सा कुछ होता है और फिर वो वापस आ जाता है. आपकी नज़र में जो स्पॉयलर्स का जिक्र कर रहे थे चिश्ती साहब, हाउ वी कैन हैंडल इट इंटरनेशनली? तो ज़ाहिर है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, और मज़ीद इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? एक बात तो ये कि जो 2008 का पूरा दौर था
उस वक्त आप याद करें कि जो है कि लग नहीं रहा था कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की अलग अलग प्रायोरिटीज थी। सिविलियंस जो थे इस तरह से रिस्ट्रेन थे क्योंकि इतना ज्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, तो उस वक्त फिर फौज ने पहलकारी की और फिर जाहिर है कि जनरल राहिल शरीफ साहब का दौर था और बड़ा हमने देखा कि पाकिस्तान पहला दुनिया का मुल्क बना कि जिसने तकरीबन 90% से ज्यादा दहशतगर्दी को तन तनहा अपने जोरे बाजू पे जो है खत्म किया। और बहुत ही एक उसमें एयरफोर्स का हमारा बड़ा कलीदी किरदार था। और वो दौर जो था उसके बाद आप देखें कि हमारी ग्रेजुअली उसके बाद से जो था दहशतगर्दी के वाकयात कम होना शुरू हुए। स्पाइक कब आया? स्पाइक आया कि जब अफगान तालिबान की काबुल में वापसी होती है, उसमें भी एकदम स्पाइक नहीं आया था, लेकिन इक्का दुक्का वाकयात होने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि गुज़श्ता 4 बरस जो है PDM 1 का दौर हुकूमत था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत था, इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है और उसमें यकीनन बहुत सारे अवामिल हैं। उसमें हमेशा एक्सटर्नल अवामिल हमारे बहुत अहम रहे। हमें बड़ा हॉस्टाइल नेबरहुड में मिला हुआ है, मशरक में दुश्मन मुल्क है, भारत है हमारा, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात स्टेबल नहीं है, ईरान के साथ आप देखिए ईरान की सरजमीन एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ करती थी, कुलभूषण यादव वहीं से पकड़े गए थे आप, और आज भी पाकिस्तान की कैद में है। ये सब हमने होते हुए देखा। और इसमें जो सबसे बड़ा वो चैलेंज रहा कि ठीक है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो तो है ही है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि दुश्मन उस वक्त फायदा उठाते हैं कि जब आपके इंटरनल कंट्रडिक्शंस होते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके मॉडर्न नैरेटिव्स जो है वो बना रहा होता है, उसमें मासूम लोगों को जो है वो मतलब उनके जहन तब्दील कर रहा होता है, जहन साजी कर रहा होता है। अभी जैसे एयर कमोडोर चिश्ती साहब ने बड़ी अहम बात की थी कि वो परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का। अब जो परसेप्शन बिल्डिंग होती है उसके लिए ड्रोन और टैंक और तोपों की जरूरत नहीं होती, वो तो अल्फाज का खेल होता है कि आप जहां पर आपको इंसर्जेंसी की कैफियत पैदा करनी है कि वहां के अवाम का एक हिस्सा जो है वही समझने लगे कि उनके खिलाफ उनके साथ ज्यादती हो रही है, बैरून मुल्क एक तासुर जाने लगे। तो ये तमाम हथकंडे जो है वो उसको कोई 4th जनरेशन वॉर कहता है, कोई 5th जनरेशन, वो इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान को एक तो जाहिर है कि जहां पे दहशतगर्दी है वहां पर आपको एक्शन लेना है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस की भी बहुत जरूरत है और जिसका बार बार हमारी एजेंसीज भी बात करती हैं, हमारी सिक्योरिटी वो जो है इंस्टीट्यूशन भी बात करते हैं कि हमें गवर्नेंस अपनी बेहतर करनी है, हमें लोगों को डिलीवरी बेहतर करनी है कि वहां पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो वो है लोगों में एहसास से महरूमी है, वो लोग बदजन होकर कहीं मजीद दहशतगर्दों के हाथ मजबूत ना करें। जो मेरी वहां की नेशनलिस्ट लीडरशिप से जो कि मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनसे जो बात हम लोग करते रहते हैं बतौर सहाफी, उनका कहना है कि जी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जोक दर जोक जो है वो मतलब है उन इंसर्जेंट्स के साथ जो है शामिल हो रहे हैं। अब इस चीज को कैसे रोका जाए, उसका एक तरीका बिल्कुल यही है कि आप एक्शन लेंगे जहां से दहशतगर्दी की इमिट कर रही है उनके कार्रवाई होगी, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस की भी जरूरत होगी और साथ साथ रिफॉर्म्स की भी जरूरत होगी, साथ साथ आपको तरक्की भी देनी होगी, लोगों को नौकरियां देनी होगी, उनकी स्टेक्स बढ़ानी होगी पाकिस्तान के अंदर। और ये जब तक आप नहीं करेंगे, होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे, सिर्फ मतलब अगर आप समझें कि जी हथौड़ी हमारे हाथ में और कील हमें हर मसला नजर आ रही है, तो ये बड़ा एक डेलिकेट खेल है, ये नैरेटिव की लड़ाई भी है। इसके लिए आपको मीडिया की भी जरूरत होगी और वो मीडिया जो है प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया नहीं चाहिए होगा आपको चाहिए जो कमजोरियों की भी निशानदेही कर सके अपनी। जी फरवा, क्या हम डेवलपमेंट जो लाहौर में देखते हैं, कराची में देखते हैं, थोड़ी बहुत इस्लामाबाद में देखते हैं, वो हम बलूचिस्तान में नहीं कर सकते? जी जी क्या कह रहे हैं आमिर साहब? कराची को निकाल दें, कराची तो बेचारा, मैंने सर इसीलिए थोड़ा सा पॉज लेके कह दिया थोड़ी बहुत। चले सर जैसी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो है ना आमिर साहब। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि वहाँ ये तो पता ना कि पूरा मुल्क पाल रहा है, कराची भूखा तो नहीं कोई सो रहा, काम तो मिल रहा है ना। अभी बलूचिस्तान में मैं कोयटा की जब बात करूंगी तो मैं ये बात नहीं कर सकती कि कोयटा में कोई जाएगा, मेरे जैसा बंदा आपके जैसा बंदा तो उसको रोजगार मिलेगा। आमिर साहब यू टेक। अच्छा, बात यह है सिंपल सी कि बलूचिस्तान की अप्रोच शुरू से ही डिफरेंट रही कि सरदारी निज़ाम वहाँ राइज रहा, सरदार ही इलेक्टेबल हुए और वहाँ ए और बी एरिया बने। अब एक उसमें जो बात आमिर रज़ा साहब ने की और आपने भी की, लेकिन उसके ऊपर एक पूरी सोच फौज ने भी तब्दील की, रियासत ने, हुकूमत ने, सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बने हैं वो जो मर्जी आप बात करें, लेकिन वहाँ जो अब नया सिस्टम है उसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस दोनों मिला के चल रहे हैं। इस पे DGISPR ने भी 3-4 दफा बात की है, कंपैरिजन भी किया कि KP की गवर्नमेंट क्या कर रही है और बलूचिस्तान क्या। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये वैसे तो सारे बात करते हैं ना MQM वाले भी कि जी
आईनी तरमीम करें, बल्दियाती इदारों को जिले में एम्पावर करें ताकि उनका हक उनको मिले और सिर्फ कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में पैसे ना रह जाएं। तो बलूचिस्तान में तो ये तब्दीली बगैर किसी आईनी तरमीम के इस सेंस में आई है कि पूरा बजट पूरे सूबे में तकसीम कर दिया जाता है और फिर वहां पे लोकल जो नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ सरदारों की गेम नहीं रही, फौज के लोग भी होते हैं, एफसी के भी लोग होते हैं, मतलब जो भी वहां पे लाइन फोर्सेस इदारे हैं वो मिलके और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। ये काफी अरसे से वहां पे हो रहा है कि तकसीम पैसे की पहले सुबह से अजला में हो रही है और अजला में टीमें बना दी गई हैं और उसका बड़ा ठीक ठाक इफेक्ट आया है। ये जो दहशतगर्दी बड़ी है, इंसर्जेंसी बड़ी है, ये उसका नतीजा है कि भाई ये तो लोगों तक अप्रोच करने लग गए हैं। पहले ये सिर्फ सरदारों को पैसे खिलाते थे, सरदारों की मर्जी, डेवलप हुआ नहीं हुआ, बजट बन के चला गया, बजट खर्च हो गया, पर्ची लगी और बजट भी पास हो गया और ऑडिट भी नहीं बना क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अब ये बहरहाल रियासती इदारे, सिविल इदारे मिलके, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने चेक भी किया है, वो बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ रही है और उसके ऊपर ये बलोच सरदार भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि ये तो नौकरियां, आप देखें ना, नवाब अकबर मुफ्ती मरहूम का बड़ा सियासत में नाम है, लेकिन अगर वहां सुई के मकाम से गैस पैदा हो रही है और वहां नहीं मिल रही, तो उस नवाब साहब को तो बहुत कुछ मिला ना, पाकिस्तान की रियासत ने दिया और वो पाकिस्तान की रियासत के साथ थे, मुखालिफ नहीं थे, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं देते थे। वहां पे लोगों ने देखा कि उनके कॉलेज में खच्चर और घोड़े बंधे हुए होते थे। आप को पता नहीं, लेकिन मुझे अपने स्कूल कॉलेज दौर का याद है जब सिर्फ पीटीवी होता था और डेरा बुगटी का रिजल्ट आम इंतखाबात में सबसे पहले अनाउंस होता था। क्यों होता था? कि वो रिजल्ट बना के दोपहर को रख लिया जाता था और वो पीटीवी से जस्टिस सलीम साहब अनाउंस करते थे कि डेरा बुगटी से फलां बंदा जीत गया है। कैसे होता था ये काम? उस वक्त फैक्ट्स नहीं थी, मतलब ये उस दौर की बात है, आज तो दुनिया ही बदल गई है ना। तो वहां पे तब भी रिजल्ट तय हो जाता था। तो अब वो चीजें बदली हैं, बदलने जा रही हैं और इसके लिए जैसे अब शहबाज शरीफ ने पंजाब से 11 रुपए सालाना पंजाब के फंड से कितने सालों से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं, हमें देना चाहिए कि वहां अगर आबादी कम है लेकिन लोग तो है ना, उनको हक है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ और शहबाज, ये जो राहील शरीफ, उनकी गाड़ी चलाया करते थे और वो कोस्टल हाईवे बन रही है, सड़कें बन रही हैं, राहील शरीफ खुद नहीं आके करने लग गए थे। 2013 में उन्हें नवंबर में आर्मी चीफ बनाया था नवाज शरीफ ने और ये फिर उनके जिम्मे ऑपरेशन लगा था। 3 साल के अंदर दहशतगर्दी और जो बिजली का काम था जो बिल्कुल नापैद थी, उन दोनों को एक वक्त में वापस लाया गया था। तभी तो उनको रिजीम चेंज करके उखाड़ा गया कि ये तो पाकिस्तान को बदल देगा, जमहूरियत पसंद एक हुक्मरान है, ये ले जाएगा। तो उस वक्त के जो जनरल बाजवा एंड को ने काम किया, जनरल फैज ने किया कि पनामा नहीं तो अकामा सही, उसमें मीडिया को यूज किया, एंकर्स को यूज किया। वो वॉल्यूम 10 निकालने में 10 दफा कह चुका हूं, उसमें नाम लिखे पड़े हैं सबके कि जनाब वहां जाके सिर्फ चेक कर लें कि वो प्रोग्रामों की लिस्टें पड़ी हैं और कुछ भी नहीं है वहां पे। ये जो है ना, हमारे यहाँ तब्दीली आनी चाहिए। और आज भी जो बहस हो रही है, चाहे मैं करूं या आमिर ज़िया करें या चिश्ती साहब करें, हमारा डिफेंस मजबूत हुआ। हम तभी जीते ना, 2019 में भी हमने त्यारा गिराया और हमने 2025 में तो कमाल ही कर दिया ना टोटल। लेकिन अब ये वो जरूरी है कि जो अब नॉन काइनेटिक काम है ना, साथ साथ वो केपी के अंदर वहां पे रेजिलियंस यूं नहीं है कि उनकी हुकूमत साथ नहीं खड़ी होती, वो सियासी बयानियां बनाते हैं। वो केपी के अंदर अपनी फोर्स के साथ भी नहीं खड़े होते, वो शहादतों पे भी नहीं पहुंचते, जनाजों को कंधा नहीं देते। तो ये प्रेशर तो आ रहा है ना समाजी तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि केपी में तो आपको ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन बलूचिस्तान में तो आपने खुद कह दिया नॉन काइनेटिक एक पेज पर है और वो काम भी हो रहा है। अच्छा, इस पे मैं एक छोटा सा सवाल चिश्ती साहब से भी करना चाह रही थी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो साथ में जो इंटरनेशनली ईरान और अमेरिका का मामला दोबारा हवा पकड़ना शुरू हो गया है और इस पे आहिस्ता आहिस्ता आग के शोले नजर आ रहे हैं। क्या ये आग मजीद बढ़ेगी, ये कम होगी? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अगर बलूचिस्तान में आम बंदे की रसाई हो जाए, यानी आम बंदे से मुराद है कि आप, मैं, हम जैसे लोग अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के जो छुट्टियां गुजारने जाएं, तो बलूचिस्तान एक बाकायदा तौर पर तैयार शुदा कुदरती तौर पे एक हब है टूरिज़्म का, जिससे बड़ा अच्छा पैसा जनरेट हो सकता है। लेकिन चूंकि दहशतगर्दी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उससे मुतासिर जानबूझकर किया जा रहा है। चिश्ती साहब, एक सवाल जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी कर रही थी, साथ में एक और भी इंटरनेशनल सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा, सरदारों की क्या अभी भी इजारादारी रहती है बलूचिस्तान में? क्योंकि जैसे मेंशन किया आमिर इलियास साहब ने, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बन चुके हैं जो अब अपने सरदारों की भी बात नहीं सुनते हैं और वो विलिंगली इंडिपेंडेंटली अपना रास्ता खुद चूज कर रहे हैं अगेंस्ट ज़ाहिर की नेशनल इंटरेस्ट। तो उसको कैसे कैटर किया जा सकता है? और साथ में ये भी कि अब हम इंटरनेशनल इतना कुछ गेन कर चुके हैं, तो बलूचिस्तान को ये टाइम है ड्यू कि उसमें हम उठाएं और अपने
लोगों की मदद से दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और वो बलूचिस्तान उसका पेश खैमा होगा? फरवा देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा डाटा से शुरू इसलिए करना चाहता हूं कि वो मेरी बात को बेहतर सपोर्ट करेगा। सरदारी निज़ाम हमने बात कर लिया, एक और फैक्टर हम भूल जाते हैं, उसको जरूर शामिल होना चाहिए, वो ये कि पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी कितनी है चारों सूबों की। बहुत कम। पंजाब में तकरीबन 640 के करीब अफराद रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 520 के करीब रहते हैं केपीके में, आई एम सॉरी सिंध में, और 410 के करीब रहते हैं केपीके में, और बलूचिस्तान में रहते हैं 71 सिर्फ। जरा विजुलाइज कर दें। मेरी 2 दफा जब मैं एयरफोर्स में फ्लाइंग करता था तो मेरी 2 दफा कोयटा पोस्टिंग रही है। मैंने तमाम बलूचिस्तान का एरिया हवा से देखा है, और 71 लोगों के पर स्क्वायर किलोमीटर वर्सेस पंजाब के 640 की निस्बत आप देखिए, वहां पे शायद इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं है सड़कें वहां तक बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पानी का पानी ऐड करें। जो आमिर इलियास साहब बिल्कुल ठीक इशारा फरमा रहे थे कि वहां पे गवर्नेंस की रही है फ्यूडल्स की और लॉर्ड्स की और नवाब्स की, वो हुकूमत की वजह से पैसा फिल्टर डाउन नहीं होता था। ऊपर से अगर आप जहाज से देखें तो पाकिस्तान का ये 41% रकबा भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा जब मैं 71 लोग कहता हूं और 41% रकबे पे लोग इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे ऐड करें फ्यूडलिज्म या नवाब का सिस्टम जो वहां पे है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम नवाब खराब है, लेकिन हमें एनालाइज तो करना है, वहां पे डेप्रीवेशन है। और मैंने भी अभी, ये जो लियाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कि मैंने भी अभी चेक किया है कि जो अभी हमारे स्टेट के इदारे हैं, गवर्नेंस है, ये फिल्टर डाउन होना शुरू हो गया है, बट इट टेक्स टाइम। 78 सालों का तो आप बैकलॉग नहीं कवर कर सकते। पिछले दिनों आपने देखा कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ था। वो कैडेट कॉलेज मस्तोंग पर क्यों हमला हुआ था? वो हमला इसलिए था कि वो पनीरी तैयार हो रही थी कल को बेहतर गवर्नेंस के लिए, बेहतर लीडरशिप के लिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब उनको हमला करने का तो मकसद ही ये है कि पेरेंट्स को डराया जाए कि ये जगह नहीं है, अगर यहाँ भेजोगे तो बच्चों को मार दिया जाएगा, ताकि उनकी पनीरी बने जो दहशतगर्द है। अनफॉर्चुनेटली इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत कम है उन एरियाज में। उनको पता है कि किसकी हुकूमत कोयटा में आती है, मुझे उससे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ना है, ना मेरा स्कूल बनना है, ना मेरा हॉस्पिटल बनना है, ना मेरा ड्रिंकिंग पानी बनना है, ना मेरी सड़क बनना। तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग, तो दुनिया में जितनी मर्जी बेस्ट गवर्नेंस ले आए, जब तक एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन उस लोअर जो गरीब मजदूर है उसको नहीं पता कि मेरा जो आज बच्चा पैदा हुआ है, कभी ये भी डिप्टी कमिश्नर लग जाएगा, कभी फौज में अफसर लग सकेगा। बने हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ एयरफोर्स की JF-17 थंडर के स्क्वाड्रन कमांडर इस वक्त बलूचिस्तान से, और उसने अपने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं हूँ सबसे बड़ी मिसाल, JF-17 थंडर का मैं उड़ा रहा हूँ और स्क्वाड्रन कमांडर हूँ, और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, कितने लोग ऐसे माशाल्लाह जो स्ट्रगलिंग होंगे या चैलेंजिंग होंगे, ब्रिलियंट होंगे, जो यहाँ तक पहुंच जाएंगे? बहुत कम। तो हमें ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जरूर देनी है, लोगों को ये बताना है कि ये आपका मुल्क है। जितनी ज्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी फरवा, उतना ही ज्यादा इन दहशतगर्दों के लिए पेनिट्रेट करना। और जो दोनों आमिर ज़िया साहब या आमिर इलियास साहब कह रहे थे कि क्रैक्स ढूंढते हैं दहशतगर्द, वो वैक्यूम ढूंढते हैं, डेप्रीविएशन ढूंढते हैं, सेंस ऑफ होपलेसनेस ढूंढते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं। हमें उसको ब्रिज करना है। एग्जैक्टली आप वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, वेरी वेल कम्युनिकेटेड जो आपने बात की, और यही बात एक्चुअली मुद्दा ये जिस पे अब ज़ाहिर है कि काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फैक्टर जो अभी हम ज़रा फेस कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसी की लग रही है आमिर ज़िया साहब कि वो जब भी चाहे ईरान उसको यूज़ कर रहा है। अमेरिका हमले का भी रिसेंटली 2 दिनों में जो कुछ हुआ है, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी कोई आई थिंक वन साइडेड स्टेटमेंट है अबाउट द MOU, और फिर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी दोबारा। ये आपको इस चीज़ें थमती हुई दिखाई दे रही हैं? गो कि पाकिस्तान ने बोला है कि आप दोनों MOUs की पासदारी करें। देखिए, ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए कि चीज़ें थम जाएं, लेकिन जो इशारे हैं वो मेरे ख्याल में काफ़ी इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ईरान ने जो है वो लग ये रहा है, तासुर ये जा रहा है कि उसने अपना हुर्मुज़ का जो कार्ड है उसको ज़्यादा ओवर प्ले किया है, और उसकी वजह से न सिर्फ मतलब है कि मसला सिर्फ अमेरिका और इजराइल का नहीं है, जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ भी, जब उनकी भी वहाँ से शिपिंग होती है, और जब उसने वहाँ के उनके जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमेरिका को एक जवाब मिला कि उसने वहां पर 2 रोज से मुतवातिर हमले करे ईरान के अंदर। और जब ईरान ये करता है कि जब शिपिंग को मुतासिर करता है, या वो बहरीन में, कुवैत में, जैसे कि आप अपने इब्तदाई कलमात में बता रही थी कि उन्होंने वहाँ अरब ममालिक में उनका कहना ही होता है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसकी वजह से जो है जो खलीज के ममालिक और ईरान के दरमियान जो खलीज ज़्यादा बढ़ जाती है।
और जो एक बदइस्माती रही है अरब और अजम के दरमियान, उसमें जो है ज़्यादा एक इजाफा होता है। तो ईरान बाज़ औक़ात वो इस तरह का जो अमल कर रहा है, तो मुझे खदशा इस बात का है कि ये इस बात का बिल्कुल इम्कान है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 20% दुनिया की एनर्जी सप्लाई को देखता है। तो अभी तो अमेरिका और इजराइल ने तनहा जो है बगैर कंसेंसस के जो है कार्रवाई की थी। अगर ईरान ने इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर प्ले किया, अपनी जोग्राफिया के कार्ड को, तो एक ब्रॉडर अलायंस ईरान के खिलाफ बनने का इम्कान है। उसमें इलाकाई ममालिक भी, बेशक उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि लेकिन अभी तक तो गल्फ ने कोई उस तरह रिएक्टिव प्रोसेस शुरू नहीं किया है। इशारे नहीं है, लेकिन अगर ये चीज प्रोलॉन्ग करती है और वो लोग जो है, ईरान जो है निशाना बनाता रहता है खलीजी ममालिक को, और फिर जाहिर है कि मगरबी ममालिक भी नेटो का आपने देखा कि अभी जो बयानात आए हैं, हाँ जी, अंकारा में जो मुझे खदशा इस बात का कि ज्यादा ब्रॉड अलायंस बने, और ईरान जो है कि वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तनहा खड़ा हुआ है, कोई उसके साथ एक्टिव इसके तहादी नहीं है कि जैसे कि और ममालिक के साथ हैं। तो एक लॉजिक ये कहती है कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और वो कोशिश करें कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आए, और जो शिपिंग वो चाहते हैं कि हम डिक्टेट करें शिपिंग को। भाई यही हुआ ना कि ओमान के पास से जहाज गुजर रहे थे, उनको पसंद नहीं आई ये बात। और अमेरिका के बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि 26 फरवरी से पहले, जंग शुरू होने से पहले, आप याद करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई इशू नहीं था। तो अमेरिका की वजह से इशू पैदा हो गया, और अब पूरी ख्वाहिश है कि ये चीजें जो है वो दोबारा 26-27 फरवरी के उसमें चली जाए, स्टेटस पर। जाहिर है कि इसमें अब किस तरह से होता है, किस तरह से ईरान को कन्विंस किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। और एक और है कि हार्ड लाइनर्स जो ईरान में वो जाहिर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को लिवरेज करें। पाकिस्तान और बहुत ज्यादा दिल से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, जस्ट टू मेक श्योर के खत्ते में आग ना लगे, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड अरब वॉर, इफ आई एम स्पेसिफिकली, आई एम नॉट मिस्टेकन राइट हियर, क्योंकि मुझे बिल्कुल आमिर साहब का वो लफ्ज़ याद है अरब ममालिक को आपस में लड़ने का, और मैं तो शुरू से कहती हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 अरब ममालिक की होगी, इसमें कोई तीसरा मुल्क शायद कोई वेस्ट का शामिल नहीं होगा, ये वो वाली वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। आमिर साहब, डू यू अग्री कि एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें बड़ी खुल्ला बात करनी चाहिए। मैं पहले दिन से, जिस दिन से हमास ने हमला किया इसराइल पे और फिर वो गजा पे आए, इसका फायदा किसको हुआ उस हमले का? मतलब उसको सपोर्ट किसने किया? ईरान ने। अच्छा जी कि जी इसराइल पे बड़ा हमला हो गया, जवाब में क्या हुआ? 80,000 शहीदों का खून किसके ऊपर आ रहा है? मुझे सिर्फ ये समझा दें कि कोई बताएगा कि वो जो 80,000 शहीद हुए गजा में, वो उनका हम किससे बात करेंगे? मुझे सिर्फ कोई ये बात बता दे, नहीं बताते। अब ये जो सब कुछ पाकिस्तान ने करके दिया और ईरान के लिए करके दिया, उसमें कतर को भी साथ लगाया, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, उसमें कोई और नहीं था। सऊदी अरब को हमने मना किया, हमने ईरान को बताया कि हम उनके साथ खड़े हैं, आपने हमला नहीं करना। ये जब आप प्रॉक्सियां बना रहे थे, तो ये अरब ममालिक ने क्यों अड्डे दिए? किसकी वजह से दिए थे? इसमें तो कोई बहस नहीं करता। आपने जितने पैसे बाइडेन से लिए, वो अपने एयरफोर्स ही तैयार कर लेते भाई उस दौरान। आप किन प्रॉक्सियों को जगा रहे थे? ये सवाल है। हमारा दोस्त मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे फील्ड मार्शल जंग के दिनों में उनके पास जाके खड़े हुए हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ खड़े हैं, हम अरब और अजम की लड़ाई में उनको रोक रहे हैं। तो ये काम, अब जब आपने कहा कि 60 दिन हम हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो फिर उस तरह खोले ना जैसे 27 फरवरी को थी। 28 के बाद तो ये तो ट्रंप की अजीमत है ना कि जी आपने जंग में क्या लिया जी, कि जी हमने हुर्मुज़ खुलवा दी। भाई पहले खुली थी तो आप जंग किस लिए करने आए थे? कुछ सोचे? ये दोनों तरफ, एक तरफ पासदाराना इनकलाब है, दूसरी तरफ ट्रंप, दोनों ही अपनी अपनी जीत के लिए लोगों को और पूरी दुनिया को फसाद में डाल दिया है। पूरे गल्फ में आज तक बड़ी रिफाइनरियां शुरू नहीं हो सकी पूरी प्रोडक्शन पे, जिसकी वजह से रिफाइंड ऑयल नहीं आया और हमारे यहाँ भी रेट कम नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्शन कम थी। अब ये फिर दोबारा हमले शुरू कर दिए कि जी हम तो सिर्फ अमेरिकी अड्डों पे कर रहे हैं। भाई वो वहां पे भी तो लोग ही रहते हैं ना, मुसलमान ही रहते हैं। तो आप, वो कहते हैं ना कि गिराया किसी ने, गुस्सा किसी पे उतार रहे हैं। बस मैं इस मुहावरे को दे सकता हूँ जवाब में चेंज करके। अब ये बात ईरान को समझने की है कि भाई पासदारान आप क्लियर हो गए, आपके साथ लोग खड़े हैं, आपके खिलाफ भी हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ हैं। वो इनकलाब के खिलाफ हो सकते हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं। ईरानी असबियत जागी है, पूरी तरह जागी है, उसका फायदा उठाएं, अपने यहाँ डेवलप करें लोगों को। ये तो तालिबान वाली बात है कि हम बस मौजूद रहे और बाकी चाहे भाड़ में, सारा मुल्क चला गया वहां पे तालिबान में। आप देख लें, ना बच्चियों की तालीम होने देते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है वहां पे। ये क्या कर रहे हैं? तो ये बात पासदारान को भी समझ आ जानी चाहिए कि आपके इनकलाब
आपके 47 ईयर्स में अब एक्सपोर्ट से ज्यादा आप अपने लोगों को अच्छा और बंदोबस्त करके दें। बिल्कुल अच्छी तालीम है, वहां पे सब कुछ है, लेकिन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और ये समझने की बात है, ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी सबको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वक्त ये आ गया कि ईरान थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करे। ये जो वो टाल लगाने के चक्कर में ना कि 60 दिन के बाद मैं चुंगी ले लूंगा सबसे, ऐसे नहीं होगा। पूरी दुनिया में कोई मुल्क मुत्तफिक नहीं है, ओमान भी मुत्तफिक नहीं है जिसको आपने साथ में लाया था कि हमारे साथ ले लो। वो आपको, ये कोई नहर स्वीज थोड़ी है जो आपने खोदी और आप पैसे लेंगे उसके ऊपर। ये तो एक इंटरनेशनल समुंदर है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? पूरी दुनिया में फिर तो यही शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं, आपकी बात में वजन है, लेकिन फिर मेरा दिल कर रहा है सवाल करने को कि अगर आपने जो कि शुरू वहां से किया, और ये बिल्कुल ये पढ़ी लिखी बात है कि अगर ये अटैक ना होता तो बहाना ना मिलता, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी बैठा ही इसलिए हुआ था कि वो किसी तरीके से गजा के लोगों को निस्तो नाबूद करे, जो कि अभी तक कामयाब तो नहीं हो सका मुकम्मल तौर पे। बट उससे पहले भी तो अटैक्स होते रहे, जब हिजबुल्ला वाज़न्ट फॉर्म्ड, इवन हमास वाज़न्ट फॉर्म्ड। तो थोड़ा सा देखना की ज़रूरत ये है कि क्या उनके हथियार डालने के बाद या ईरान के साथ ये बैठ के तय करने के बाद कि हम अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, चीज़ें चेंज हुई हैं, नहीं हुई हैं, अब दोबारा अटैक होगा? शशि साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। शशि साहब प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आमिर साहब ने बड़ा अच्छा इसको समअप किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिजबुल्ला 1982, हमास 1987, लेकिन हम फिर उसके पीछे थोड़ा सा चले जाएं, 4-5 साल पीछे, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा पीछे लें, 1978। तो ज़ाहिर है कि ये बर्बरियत तो ऑलरेडी हो ही रही थी ना। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इसका क्या कंक्लूजन क्या है? जी देखिए, हमें हिस्ट्री अगर देखनी चाहिए तो फिर ये देखनी चाहिए कि 1948 में जो ज्यूज ऑक्युपाइड लैंड थी वो कितनी थी। वो थी सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 6%, 6%। अभी उस पूरे एरिया की जो उस वक्त ज्यूज 6% थे, अभी कितने हैं? तकरीबन 78%। बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्सपैंड किसने किया? कोई ऐसा मुल्क नेबर में जो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मुल्क था, उसको इजराइल ने अपने कैप्चर किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो क्या करें फिर ये नेबर मुल्क? ये सिट बैक करे और अपनी बारी का इंतजार करें? दैट्स नंबर 1। आपको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है इस तरह के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चलें और आ जाते हैं पीस की तरफ, के जनाब पीस चल जाते हैं। यासिर अराफात 1993 से लेकर 1995 तक 2 साल तक उन्होंने मुज़ाकरात किए, ओस्लो एग्रीमेंट किया। हाँ जी। उसमें अमेरिकन सदर भी थे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी, यासिर अराफात भी थे। और यासिर अराफात वो थे जिन्होंने 1960 में PLO बनाई और आर्म स्ट्रगल शुरू की। 1995 में आकर आप जरा कैलकुलेट कर दें, तकरीबन 35 साल बाद उनको ये कहा गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हाँ जी। आप ओस्लो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। यासिर अराफात ने कर दिए। 33 साल गुजर गए इस एग्रीमेंट को, कहाँ है दूसरी स्टेट? तो आप हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि हम खुद हैरान हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली अभी भी 2 स्टेट पे ही बात हो रही है, जब व्हेन वी टॉकिंग, जब पीस बोर्ड बना है जी। और पीस बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा मेरा उस वक्त इतराज ये था, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या छोटी सी पॉलिटिक्स जितनी मैं इंटरनेशनल समझता हूँ, देखिए दुनिया में जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, आप इतने मुल्क इकट्ठे लाते हैं, तो आप नंबर 1 कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप एक घर बनाते हैं तब अपना टाइमलाइन देते हैं, एक घर के लिए भी। यहाँ एक स्टेट बनने जा रही है और उस पीस बोर्ड के अंदर या पीस एग्रीमेंट कह लें या जो भी कह लें, उसके अंदर टाइमलाइन नहीं है। पहले पिछले वाले में भी टाइमलाइन नहीं थी, अभी भी टाइमलाइन नहीं है। तो जब आप मेजरेबल टर्म नहीं करेंगे टाइमलाइन को, तो फिर उसका चेक एंड बैलेंसेस कैसे होगा? इवैल्यूएशन कैसे होगी? किसने वायलेट किया, कि कौन सैबोटाज कर रहा है? अब ओपन एंडेड कर दें, उसके अंदर भी क्लियर कट एक पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट का जिक्र मिस फरवा नहीं है। ऐसे तो फिर जब नॉन स्टार्टर आप बात करेंगे तो लोगों में सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, होपलेसनेस और एक एंगर या रिवेंज, जिनके 80 शहीद हुए हैं जो आमिर साहब कह रहे थे, आया वो भूल जाएंगे कि किस वजह से हुए थे? वो एक नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो जाता है। तो हुज हु, पहले किसने किसको किया, वो तो एक अलग डिबेट है। किसी स्टेज पर इजराइल तैयार है अपने ज़ायनिस्ट डिजाइन को छोड़ने के लिए, हम एक्सपेक्ट नहीं कर जी। तो आई थिंक हमें बिगर पिक्चर देखनी होगी कि गाजा किसका इलाका है। 20 किलोमीटर की पट्टी है, 2.5 साल तक बमबारी करके 80,000 लोग शहीद कर दिए। और मैं एक छोटा सा डाटा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ायनिस्ट मीडिया उनके पास है। कहा गया कि हमने तकरीबन हर घर को खाना पहुंचा दिया। आप जरा 20 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसका मील्स 3 से जरब दे ले, कितने लाख मील्स होंगे? 1/4 ऑफ द फूड गई है। मैंने कैलकुलेट किया कि कितनी फूड गई थी। तकरीबन 4 मिलियन उनको चाहिए, तकरीबन 1 मिलियन के करीब वहां पे फूड गई है। तो प्रोपेगेंडा एक और चीज होती है, रियलिज्म एक और चीज होती है, और खासतौर पे जो लोग हर्ट हैं, डैमेज हैं,
विक्टिमाइज्ड हैं, आपने ज्यादा आगे बढ़ना होता है। पूरी दुनिया का ज़मीर सोता रहा जब तक 2.25 साल बमबारी हुई थी। आप रवांडा में हो जाए तो सारी दुनिया पहुंच जाती है कि ह्यूमन राइट्स की यूक्रेन देख हो रही लें, है। एग्जैक्टली। यूक्रेन देख, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं क्विकली इसको सम अप करने की तरफ आती हूँ। तीनों गेस्ट से मुझे टेक चाहिए क्विकली। चशी साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये जो ईरान वाला मामला है, आप इसको एक्सेलरेट होते देख रहे हैं कि ये थम जाएगा अब, पाकिस्तान ने जो कहा है? मेरा ख्याल है ग्रेजुअली थमेगा, लेकिन हमें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। ये अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, क्योंकि दोनों में एक क्लियर कट विक्ट्री या क्लियर कट डिफीट नहीं है। तो दोनों ऑप्टिक्स, परसेप्शन और नैरेटिव के लिए चलेंगे। ग्रेजुअली टाइम टू टाइम साबित करते रहेंगे कि मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और मैं ज्यादा लीवरेज है। वो ये एक पार्ट ऑफ द गेम होगी और पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन होगी। मैं अभी इतना सीरियसली उसको नहीं ले रहा जो वॉलेशंस हो रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आमिर रज़ा साहब, योर टेक। मुझे तो खदशा है कि जिस तरह से चीजें जा रही हैं और हार्डलाइनर्स अगर प्रिवेल करते हैं तो ये दोबारा से जो है मतलब है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा फैल ना जाए। और इसको मतलब है कि जब तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करेंगे दोनों साइड्स जो है, खुसूसन ईरान, देखना ये होगा कि आप रिसीविंग एंड के ऊपर कौन है। हम लोग जब बात करते हैं ना कि ईरान ने इतने ड्रोन मार दिए, इतने मिसाइल मार दिए, ईरान के अवाम की जो सूरत हाल है, पूरे 39 रोज पहले बमबारी हुई उनके ऊपर, फिर उनके इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज्यादा लगी रही है बरस तक, तो एक बहुत तबाही फैल चुकी है वहां पर। तो वहां के अवाम जो है उनको एक सांस लेने की जरूरत है और उनकी क़यादत का काम है कि वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जहां पर वो अपनी जिंदगियों को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। अमेरिका तो दूर से आके बरसा के चला जाते और आप उसको कोई नुकसान भी नहीं कर पाते। तो बहुत ही माइनर होता है जंग में का ड्रोन को गिरा देना, जहाज को गिरा देना, कोई बड़ी चीज नहीं। तो अगर आप सिर्फ आदाद शुमार देख लें कि कितने इजरायली मारे गए और कितने ईरानी, कितने अमेरिकन जो हैं वो फ्रांस और कितने ईरानी, तो आपको मुआवजा पता चल जाएगा कि वही है कि जो रेड इंडियंस का और दोनों का कॉलोनियल्स का, ब्रिटिशर्स का एक उधर मर रहा है और वहां पे 100 उसके जवाब में 200 मारे जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। आमिर रियाज साहब। मैं चिश्ती साहब से मुत्तफिक हूँ। मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि ये चांदमारी चलती रहेगी और दोनों अपने अपने लोगों को धोखा देने के लिए ये काम करते रहेंगे और टक टुक भी लगेगी और आप देखेंगी कि ये चलता रहेगा सिलसिला और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। कभी पाबंदी लगेगी, कभी उठेगी, सिलसिला बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी ऐसे ही रही, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल गुफ्तगू करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।